नमस्कार दोस्तों। आज हम राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे। संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति का वर्णन है और संविधान के भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है और भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो अनुच्छेद 52 से 151 तक है और इसमें किस किस का वर्णन है? कार्यपालिका का वर्णन है, विधायिका का वर्णन है और न्यायपालिका का वर्णन है। कार्यपालिका का अनुच्छेद 52 से 78 तक वर्णन है और विधायिका का वर्णन 79 से अनुच्छेद 79 से 122 तक है और न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक है। कार्यपालिका के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तो विधायिका के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? संसद और फिर संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये हम संसद के अंतर्गत संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और अब हम राष्ट्रपति के विषय में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान में क्या क्या वर्णन है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन अनुच्छेद 54 में है। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं इसके बारे में है। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर 2, सभी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और नंबर 3, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यह निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब हम संसद के बारे में जान लेते हैं कि संसद में कितने कितने सदस्य होते हैं। तो संसद बनती है लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर, जिसमें लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 543 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर संसद में 788 सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर। और फिर इसके बाद निर्वाचित सदस्य कितने होते? तो निर्वाचित सदस्य होते हैं 776, 543 लोकसभा के और 233 राज्यसभा के। क्योंकि 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं राज्यसभा में। यह विशेष विषयों से संबंधित हो सकती है, साहित्य, कला आदि विषयों से संबंधित होते हैं। और निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 233 होते हैं राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य 233 और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक मत पद्धति तथा एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति का उपयोग होता है। आनुपातिक मत पद्धति का यहाँ पर सूत्र दिया है, एक विधायक बराबर राज्य की जनसंख्या बटे राज्य के निर्वाचित विधायक, और यहाँ पर 1000 बटे 1000। तो यह सूत्र होता है। अब हम आगे देखते हैं। यह संसद के मत मूल्य का सूत्र है, राज्य के विधायकों के मत मूल्य का योग बटे निर्वाचित सांसद। अब हम आगे देखते हैं।
अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताता है। राष्ट्रपति अपनी पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेगा। तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में बताता है। राष्ट्रपति अपनी पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति अपनी पद अवधि से पहले उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। फिर इसके बाद है राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में दी गई महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकेगा। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसे अनुच्छेद 61 में दी गई महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकेगा। फिर इसके बाद राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त होने के बाद भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन की पात्रता। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता हो वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। हमारे भारत देश में कोई भी व्यक्ति जैसे कोई राष्ट्रपति है तो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बने, ऐसा वर्णन नहीं है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद की योग्यताएं अर्थात शर्तें क्या क्या हैं? तो पहली शर्त है वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, दूसरी शर्त है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। तो यहाँ तीसरी शर्त महत्वपूर्ण है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो लेकिन लोकसभा का सदस्य ना हो। यदि सदस्य है तो उसे लोकसभा के सदस्य से त्यागपत्र देना पड़ेगा, तब वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा। फिर चौथी शर्त है अन्य किसी लाभ के पद पर ना हो। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 59 क्या कहता है राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें बताता है। नंबर 1, वह संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो और यदि है और राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए तो उसका सांसद का या विधायक का पद रिक्त हो जाएगा। नंबर 2, दूसरी शर्त है वह अन्य लाभ के पद पर ना हो। तीसरी शर्त है उसे बिना किराया शासकीय आवास आदि प्राप्त होंगे। शासकीय आवास और भत्ता और टेलीफोन आदि उसे निःशुल्क प्राप्त होंगे। फिर चौथी शर्त है उसके वेतन में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो जो राष्ट्रपति का वेतन निर्धारित है तो उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकेगी, यह बताता है। अब अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति को उसका पद ग्रहण करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को ओथ अर्थात शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और उसकी अनुपस्थिति में किसी वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। वैसे तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय के कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाई जा सकती है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर चलने वाला महाभियोग के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में भी महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है और राज्यसभा में भी 2 में से किसी एक सदन में प्रारंभ हो सकती है, किंतु यह प्रस्ताव सदन के
1/4 सदस्य के द्वारा लाया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले दी जानी चाहिए। और यदि एक सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, और दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उसके पद से मुक्त कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के निर्वाचन का समय आदि के बारे में बताता है। तो पहला है, वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। यह मुख्य शर्त है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उसकी पदावधि समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। और दूसरी शर्त है, राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति जैसे उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटा जाने के कारण 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। और फिर इसके बाद नोट है, राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों को पूरा करेगा, और यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में वर्णन करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? नियुक्ति संबंधी अधिकार, विधायी शक्तियाँ, सैन्य शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और आपातकालीन शक्ति। नंबर 1, नियुक्ति संबंधी अधिकार, कार्यपालक शक्ति। राष्ट्रपति इस अधिकार के अनुसार निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति करता है। तो देखते हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नंबर 2, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नंबर 4, राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति करता है। नंबर 5, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। नंबर 6, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष की सदस्यों की नियुक्ति करता है। नंबर 7, सभी राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नंबर 8, राष्ट्रपति भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त भी नियुक्त करता है। तो यह राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्ति थी। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्ति देखते हैं। विधायी शक्ति ए, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर न कर दे। तो यह एक विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है, और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर न कर दे। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे तो वह अधिनियम बन जाता है। अब हम आगे देखते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद बी, राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के सत्र को आहूत करता है, मतलब संसद के सत्र को बुलाता है और सत्रावसान करता है तथा लोकसभा को भंग करता है। तो राष्ट्रपति आहूत क्यों करता है? बजट सत्र के लिए, मानसून सत्र के लिए और शीतकालीन सत्र के लिए। बजट सत्र कब होता है? फरवरी में, और मानसून सत्र होता है जुलाई में, और शीतकालीन सत्र शुरू होता है नवंबर दिसंबर में। सी, विधायी शक्ति सी क्या है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 के अनुसार संसद के दोनों सदनों में विशेष अभिभाषण करता है। यह प्रतिवर्ष प्रथम सत्र में
और लोकसभा के गठन के पश्चात करता है। फिर इसके बाद डी, विधायी शक्ति। डी क्या है? चौथी विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है जो एक विधि के समान प्रभाव रखता है, किंतु संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। यदि अनुमोदन ना मिले तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद पांचवी ई, विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो आदि, मतलब विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के विशेषज्ञ हो, उन्हें राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त करता है, मनोनीत करता है। फिर इसके बाद छठी विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 111 के अनुसार किसी विधेयक पर निर्णय करता है, अतः वह या तो अपनी अनुमति दे देता है अथवा अपने वीटो का उपयोग करता है। अब छठी शक्ति के अनुसार भी अन्य शक्ति है। कौन सी? अत्यंतिक शक्ति, अत्यंतिक वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अस्वीकार कर दे तो उसे अत्यंतिक वीटो कहते हैं। यह गैर सरकारी है। फिर इसके बाद निलंबनकारी वीटो। दूसरी क्या है? निलंबनकारी वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाए तो उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं, किंतु संसद द्वारा पुनर्विचार के पश्चात यदि वह विधेयक राष्ट्रपति को लौटा दिया जाए तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। फिर इसके बाद पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो भी कहते हैं। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न अपनी अनुमति दे, न उसे अस्वीकार करे और न उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए, अर्थात जब राष्ट्रपति कोई निर्णय न ले, विधेयक को पॉकेट में रखकर भूल जाए तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। इसका उपयोग 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर अपना प्रयोग किया था। जेबी वीटो अर्थात पॉकेट वीटो का उपयोग। फिर इसके बाद जी अर्थात सातवीं शक्ति है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब हम आगे देखेंगे। अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यायिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। न्यायिक शक्ति जिसे क्षमादान की शक्ति भी बोला जाता है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं। वह इसका उपयोग 5 प्रकार से कर सकता है। ए, क्षमा, राष्ट्रपति सजा को पूर्णतः माफ कर देता है। बी, परिहार, सजा की प्रकृति बदले बिना सजा की अवधि को कम किया जाता है, जैसे 8 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष का कठोर कारावास करता है तो इसे परिहार बोला जाता है। फिर इसके बाद लघुकरण, इसमें सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है, जैसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलना। फिर इसके बाद डी, विराम, विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना। किसी महिला को जैसे किसी महिला का गर्भवती होना तो उसे सजा को कम करना क्या कहलाता है? विराम। और ई, फिर भी लंबन, इसका उपयोग सामान्यतः मृत्युदंड की सजा पर अस्थायी रोक लगाने में किया जाता है। अब हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां देखेंगे। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक के प्रावधान में आपातकाल से संबंधित है, जिसमें 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है, प्रावधान है जो राष्ट्रपति घोषित करता है। ए, राष्ट्रीय आपातकाल। बी, राज्य में आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। सी, वित्तीय आपातकाल।
अब हम राष्ट्रीय आपातकाल देखते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। यह आपातकाल निम्न आधार पर लगाया जाता है। नंबर 1 युद्ध, नंबर 2 आक्रमण, नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह। तो ये 3 कारण हो सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के। क्या क्या? युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। अब हम प्रभाव देखते हैं। नंबर 1 अनुच्छेद 19 के अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है। किससे? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने से। दूसरा है अन्य मौलिक अधिकारों को भी राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता। तीसरा है राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। और चौथा, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। किस समय बढ़ाया जा सकेगा? आपातकाल के समय। फिर इसके बाद राज्य में आपातकाल। तो अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। यह घोषणा राज्यपाल की सिफारिश पर तब की जाती है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। इसका प्रभाव क्या पड़ता है राज्य में आपातकाल का? तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। अवधि अधिकतम 3 वर्ष हो सकती है। हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा था? 1977 में, 1980 में और 1992 में। अभी तक मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन आया था। राज्य में आपातकाल लगा है 1977, 1980 और 1992 में। अब हम आगे देखते हैं। वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा तब करता है जब वित्तीय अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई हो। इससे प्रभाव क्या पड़ता है? सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है? सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। तो यहाँ पर वित्तीय आपातकाल हो गया। अब वित्तीय शक्तियाँ देखते हैं। नंबर 1 राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन करता है। दूसरी वित्तीय शक्ति है राष्ट्रपति की सहमति से ही लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। यह अनुच्छेद 109 के अनुसार किया जाता है। तीसरी वित्तीय शक्ति है अनुच्छेद 112 के अनुसार भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट बोलते हैं, राष्ट्रपति की ओर से संसद में पेश किया जाता है। जैसे पेश कौन करते हैं? तो वित्त मंत्री, देश के वित्त मंत्री पेश करते हैं। और राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, मतलब सर्वोच्च अध्यक्ष होता है तीनों सेना का, जल सेना, थल सेना और वायु सेना का। तो दोस्तों यह राष्ट्रपति से संविधान के भाग 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।